दोस्तों नमस्कार। कई दिनों बाद में अपना एक वीडियो आ रहा है। कुछ चुनावी व्यस्तताएं थी और चुनावी व्यस्तताओं के बीच में भी 10 तारीख तक व्यस्तताएं ही हैं, लेकिन फिर भी चूंकि रिट का एग्ज़ाम फरवरी में होना है और इस रिट की एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर भी मैं कल एक लाइव सेशन करने की कोशिश करूंगा कि अब कंप्लीटली अब जो 3.5-4 महीने आपके पास बचे हैं उन 3.5 से 4 महीनों में आप कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या बेहतरीन रणनीति हो कि आप एक टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकें। इसका मेरा उद्देश्य रहेगा कि कल मैं आप लोगों से एक लाइव सेशन इवनिंग के समय करूं। प्रयास रहेगा कंप्लीटली कल, बहुत सा टाइम भी हो गया है। तो आज ये वीडियो जो है वो मैं फ्राइड वाला, जो सिगमंड फ्राइड का मैंने पहले पढ़ाया था आपको। सिगमंड फ्राइड के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं और सिगमंड फ्राइड में मैंने आपको ये बताया था कि फ्राइड पे पर्सन डेफिनेटली आएगा और इस फ्राइड को बहुत शानदार तरीके से आपको कवर करना है। तो सिगमंड फ्राइड में मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने उस समय आपको 2 से 3 चीज़ें बताई थी कि सिगमंड फ्राइड का हमने टॉपोग्राफिकल मॉडल पढ़ा जिसमें चेतन, अर्चेतन, अचेतन की बात की। उसके बाद हमने आपका ये गत्यात्मक एक प्रकार से स्ट्रक्चर मॉडल पढ़ा जिसमें इड ईगो, सुपर ईगो की बात की। अब इसके 2 पार्ट और बचते हैं जिसमें तीसरा पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसको अमूमन बहुत से बच्चे जानते भी नहीं हैं और इग्नोर भी करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो टॉपिक्स हैं जो रिट और सीटेट हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है। मैं बात करूंगा व्यक्तित्व की गति की, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए फ्राइड को पढ़ना है, एक तो माइंड में बहुत अच्छा इमेजिनेशन कीजिए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे पढ़ के जाना है, कि उसको पढ़ने के बाद कोई भी डाउट एकदम से, मतलब माइंड एकदम से शार्प हो जाना चाहिए कि हाँ यार फ्राइड के ऊपर कैसा भी प्रश्न पूछ ले मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका आपका होना चाहिए और ये हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। फियरलेस स्टडी करनी है, डर नहीं होना चाहिए कि सर आएगा कि नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि डर आपके जहन से बाहर निकल जाए कि यहीं से आएगा, ऐसे आएगा। कॉन्सेप्ट जब कंप्लीटली पढ़ लिया है तो फिर डर रहना भी नहीं चाहिए। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। समझिए, व्यक्तित्व की गति की शब्द का प्रयोग किसने किया? आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्राइड। फ्राइड का संप्रदाय क्या था? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना क्या हुई? नैदानिक परिसर में हुई। ये प्रथम बल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसने मनोविज्ञान को सबसे अधिक प्रभावित किया है, इसलिए इसको प्रथम बल कहा जाता है। और इसकी जो नव मनोविश्लेषणवाद है उस पर भी पिछली रेट में प्रश्न पूछे गए। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना, मनोविज्ञान की। अब देखना, व्यक्तित्व की गति की जो है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड का है। ये मनोविश्लेषणवाद का दूसरा पार्ट में पढ़ा रहा हूं। तो व्यक्तित्व की जो गति की, इसमें पहली चीज है मूल प्रवृत्ति, दूसरी है दुश्चिंता या चिंता और तीसरा अहम रक्षा प्रक्रम। तीनों को शॉर्ट में समझना, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं मूल प्रवृत्ति। देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है। मूल प्रवृत्ति के बारे में इसने क्या कहा है? मूल प्रवृत्ति के बारे में फ्राइड ने कहा कि मूल प्रवृत्ति से पहले जो 2 चीज समझिए। ये कहता है कि 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है दैहिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? दैहिक ऊर्जा। और एक होती है मानसिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? दैहिक और मानसिक ऊर्जा। ये दैहिक ऊर्जा और मानसिक जो ऊर्जा होती है, दैहिक मतलब जो शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होती है और मानसिक ऊर्जा जो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो ये दैहिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा है, इनमें जो मध्यस्थता करता है वो कौन करता है? इड करता है। कौन करता है? मध्यस्थता कौन करेगा? आप देखिए प्रश्न कैसे पूछ लेगा। दैहिक और मानसिक ऊर्जा की चर्चा किसने की? सिगमंड फ्राइड ने चर्चा की। दैहिक और मानसिक ऊर्जा में मध्यस्थता कौन करता है? इड करता है। ठीक है, मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूल प्रवृत्ति समझनी है आपको। ठीक है, मूल प्रवृत्ति कैसे आती है, मूल प्रवृत्ति ये समझिए आप। तो दैहिक और मानसिक ऊर्जा की बात की किसने? फ्राइड ने। दोनों में संतुलन, मध्यस्थता कौन करता है? इड करता है। अब जो दैहिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इन दैहिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जो इच्छा है, इन दैहिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जो इच्छा है या मनोवैज्ञानिक जो कल्पना है, उसका नाम मूल प्रवृत्ति है। समझ में आ गया? तो मूल प्रवृत्ति कहां से उत्पन्न हुई? दैहिक ऊर्जा से उत्पन्न हुई। दैहिक ऊर्जाओं को पूरा करने की जो आपकी इच्छा है, जो आपका एक मनोवैज्ञानिक कल्पना चित्रण है, वहां से किसकी उत्पत्ति होती है? मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? एक आंतरिक प्रणोद हो गया। 2 बातें समझिए। मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति कहां से होती है? दैहिक ऊर्जाओं को पूरा करने की इच्छा से उत्पत्ति होती है। और दैहिक ऊर्जाओं का संबंध किससे है? इड से है। तो मूल प्रवृत्ति का सेंटर एक प्रकार से क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति का उत्पत्ति के अंदर इड भी हो गया। कौन हो गया? इड भी हो गया। लेकिन मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित कौन करता? तो नियंत्रित कौन करेगा? ईगो करेगा। नियंत्रित कौन करेगा? याद रखना, ईगो करेगा। इस चीज को याद रखना। उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति की दैहिक ऊर्जाओं की या दैहिक ऊर्जा की इच्छा से होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति से होती है। और इड भी इसका केंद्र है। यानी इड आपसे पूछ ले मूल प्रवृत्ति का केंद्र क्या है तो आपको इड पूछना है। लेकिन मूल प्रवृत्ति का नियंत्रण केंद्र कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा साहब? ईगो होगा। समझ में आ गई 2 बात। दैहिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा। मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति किससे हुई? दैहिक ऊर्जाओं को पूरा करने की इच्छा से हुई।
इड भी इसका केंद्र है, ठीक है। यानी पूछ ले कि दैहिक ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है तो इड आ गया, ठीक है। और इनका नियंत्रण कौन करता है? ईगो करता है। किसका? मूल प्रवृत्ति का, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति एक प्रकार से क्या हो गया? हमारा आंतरिक प्रणोद हो गया। क्या हो गया? आंतरिक प्रणोद, जो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इच्छा उत्पन्न करता है, वो मूल प्रवृत्तियां हैं। अब देखिए यहां समझना आपको ये है, ये तो कॉमन चीजें हो गई, ठीक है। मूल प्रवृत्ति के इसने जो प्रकार बताए, इनसे अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, बट यहां से प्रश्न पूछा गया है। मूल प्रवृत्ति के इसने 2 प्रकार बताए साहब। कौन कौन से? एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति? जीवन। और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है। जिसको आप इसको इरोस बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? इरोस। और इसको आप क्या बोल दीजिए? थेनाटोस। इसको क्या बोल दीजिए? थेनाटोस, ठीक है। इनको समझिए। जीवन और मृत्यु का मतलब क्या है? देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है? जिसका संबंध रचनात्मक कार्य से है। किससे इसका संबंध? रचनात्मक कार्य से है, प्रजनन क्रियाओं से है, ठीक है। तो रचनात्मक और प्रजनन क्रियाओं से जिसका संबंध होता है वो मूल प्रवृत्ति कौन सी है? इरोस है, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत लिबिडो, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस जीवन मूल प्रवृत्ति का आधार जो है वो कौन है? लिबिडो है। कौन है? लिबिडो। लिबिडो क्या है? काम प्रवृत्ति है। लिबिडो क्या है? हमारी काम प्रवृत्ति है, जिससे क्या होता है? प्रजनन होता है। जिससे क्या होता है? कंप्लीट जो प्रजनन क्रियाएं होती हैं, यानी किसी जीव का जो जन्म होता है वो एक प्रकार से किससे होता है? लिबिडो से होता है। समझिए, मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति किससे? शारीरिक ऊर्जा की इच्छाओं की पूर्ति से, इड से इसकी उत्पत्ति होती है, ईगो नियंत्रण, ठीक है। ये कितने प्रकार के? जीवन और मृत्यु। जीवन का मतलब क्या है? इरोस। मृत्यु का मतलब क्या है? थेनोटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि जो भी रचनात्मक कार्य करोगे, जो भी प्रजनन क्रियाएं करोगे, वो कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी? इरोस होगी, ठीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र कौन है? तो शक्ति का केंद्र कौन है? लिबिडो। कौन है? लिबिडो जीवन मूल प्रवृत्ति की शक्ति का केंद्र है। इस चीज को आपको याद रखना है। लिबिडो को अपन क्या बोलते हैं? काम शक्ति। क्या बोलते हैं? काम शक्ति। तो प्रजनन क्रियाएं जो होती हैं वो कहां से होती हैं? लिबिडो से। लिबिडो किसका आधार है? जीवन मूल प्रवृत्ति का। तो रचनात्मक कार्य जो भी करोगे, प्रजनन क्रियाएं जो भी करोगे, वो किसका आधार हो गया? जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखिए मृत्यु मूल प्रवृत्ति, थेनाटोस। मृत्यु क्या है? हर व्यक्ति में कहता है कि दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, दोनों साथ साथ भी चलती हैं। कैसे साथ साथ चलती हैं? आप खाना खाते हो तो खाने से आपका जीवन का संपोषण होता है, तो जीवन बढ़ रहा है, मतलब रचनात्मक क्रिया है खाना। लेकिन खाने को आपने मुंह में डाला तो चबाया, तोड़ा, निगला, ये क्रियाएं कौन सी होती हैं? मृत्यु, विध्वंसकारी क्रियाएं, ध्वंसकारी क्रियाएं, ठीक है। तो यानी दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति में साथ साथ चलती हैं, दोनों में अंतः क्रिया होती हैं। किसी व्यक्ति से बेहद प्यार करते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति है, लेकिन कालांतर में हो सकता है उस इंसान से आप नफरत, घृणा करने लग जाएं, उसको देखते आपके मन में क्रोध चरम पे पहुंच जाता है। वो क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति हमारे साथ साथ चलती हैं, दोनों में अंतः क्रियाएं भी होती हैं, कुछ क्रियाओं में दोनों एक साथ प्रयुक्त होती हैं। तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया? जो भी ध्वंसकारी कार्य करते हो आप, ठीक है ना, आक्रमणकारी कार्य करते हो आप, ठीक है, आप में आत्महत्या का विचार आता है। कई बच्चे कहते हैं ना सर सुसाइड का आजकल बहुत प्रवृत्ति बढ़ रही है, लगभग 10 से 12 बच्चों की तो मैंने इस महीने में काउंसलिंग की है। तो ये जो आत्महत्या का विचार आना, ध्वंसकारी कार्य करना, तोड़फोड़ करना, लोगों को आपस में लड़ाना, गलत बातें करना, जीलियसी की प्रवृत्ति रखना कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, उसको कैसे गिराऊं, दूसरों के खिलाफ शिकायतें करना, ये सब कौन सी मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। फ्राइड का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट था, 2012 सेट एग्जाम में आया था, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, कि प्रत्येक जीवन का लक्ष्य मृत्यु होता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, आपको पता नहीं होगा, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य मृत्यु होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? फ्राइड का। ये कहते हैं कि जो जीवन है उसमें कभी ना कभी जीव में जीवहीनता की स्थिति आती है। हमारे अंदर कभी ना कभी विचार आता है कि यार बहुत हो गया, अब तो मर जाएं तो ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक जीवन का लक्ष्य मृत्यु होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? फ्राइड का। लिख लीजिएगा, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य मृत्यु होता है। 1920 में सिगमंड फ्राइड ने लिखा था कि हर जीव में, जीवित प्राणी में एक जीवहीनता की स्थिति आती है। वो जीवहीनता की स्थिति ही आपकी क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। आत्महत्या का विचार आना, तोड़फोड़ करना, आक्रमणकारी कार्य करना, ये सब क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? व्यक्तित्व गतिकी में मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति कहां से? इड से होती है, शारीरिक ऊर्जाओं की इच्छा से होती है। केंद्र नियंत्रण कौन करता है? ईगो करता है। दो कौन सी? जीवन और मृत्यु। जीवन का मतलब इरोस, रचनात्मक कार्य, प्रजनन क्रियाएं, इसका आधार क्या है? लिबिडो है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? थेनाटोस बोलते हैं। थेनाटोस क्या है? ध्वंसकारी, आक्रमणकारी कार्य करती है। तो ये था मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट। बस ये जो मैंने बताई हैं ये चीज़ें समझ लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जीवन मूल प्रवृत्ति का केंद्र शारीरिक आवश्यकताओं इड से उत्पन्न होकर, और ये दो भागों में बढ़ती है, जीवन और मृत्यु।
ठीक है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कौन सी होती है? जीवन, इरोस, ये रचनात्मक है, इसका आधार लिबिडो है। लिबिडो पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब होता है काम शक्ति जिससे प्रजनन क्रियाएं होती, ठीक है। ये पहला पार्ट। आगे देखिए, थोड़ा सा फास्ट करवा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समय बड़ा कम रहता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ। अब देखिए, दूसरी बात है चिंता। दूसरा पार्ट है इस पार्ट का चिंता। इसने दुश्चिंता के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताएं? दुश्चिंता के 3 प्रकार बताएं। समझिएगा आप कि दुश्चिंता के 3 प्रकार, ठीक है। एनेक्स्टी, ठीक है, एनेक्स्टी या दुश्चिंता के 3 प्रकार इसने बताए हैं। कौन कौन से? एक बताइए इसने वास्तविक दुश्चिंता, वास्तविक दुश्चिंता, ठीक है, वास्तविक दुश्चिंता। एक होती है इसने नैतिक दुश्चिंता, एक दिमाग से निकल रहा है, वास्तविक दुश्चिंता, नैतिक दुश्चिंता, और एक तंत्रिका तापी। हाँ, तंत्रिका तापी, ये समझिएगा। देखिए, दुश्चिंताओं के 3 प्रकार बताए हैं इसने। कौन कौन से? एनेक्स्टी, एनेक्स्टी पहली चीज। एनेक्स्टी का मतलब क्या है? दुश्चिंता क्या है? जब आपके अहम को खतरा होता है। किसको खतरा होता है? जब अहम को खतरा होता है, अहम को कोई धमकी मिलती है, तब क्या उत्पन्न होती है? दुश्चिंता उत्पन्न होती है। कोई भी रूप में खतरा हो जाए, कोई भी रूप में धमकी मिल जाए, तो अहम को जब खतरा उत्पन्न होता है तो आपके मन में क्या उत्पन्न होती है? दुश्चिंता उत्पन्न होती है। यार कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होगा, ठीक है। तो अहम को धमकी मिलने से दुश्चिंता उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की होती है, वास्तविक, तंत्रिका तापी और नैतिक। अभी तक प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आप ये मान के मत चलो इससे पिछली डेट में 2018 में ये नहीं आएगा और वही आ गए, क्योंकि पेपर ऐसे ही बनते हैं, जो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं वहीं से प्रश्न पुटअप होता है। तो वास्तविक दुश्चिंता क्या है, तंत्रिका तापी क्या है और नैतिक क्या है? बहुत ईजी में समझिए। वास्तविक दुश्चिंता यह है जब ईगो जो है वो बाह्य वातावरण पर निर्भर हो जाता है। मतलब इसको वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता भी कहते हैं। समझिए, बाह्य वातावरण में आप गए, जैसे बाहर गए और आपने सांप को देखा, और सांप को देखते ही आपका ईगो को जो डर लगा, वो जो चिंता है वो कौन सी है? वास्तविक दुश्चिंता। यानी वातावरण में किसी बाह्य वस्तु को देखकर और उस वस्तु को देखकर जो आपके अंदर एक टेंशन, एनेक्सिटी पैदा होती है, उस चिंता को बोलते हैं वास्तविक या वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता। समझ में आ गया? दुश्चिंता के प्रकार पहला क्या है? वास्तविक या वस्तुनिष्ठ। वास्तविक वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? बाह्य वातावरण में किसी वस्तु को देखकर जो दुश्चिंता उत्पन्न होती है वो वास्तविक है। जैसे सांप को देख के डर गया, तो इस दुश्चिंता में अहम जो है वो बाह्य वातावरण पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है? बाह्य वातावरण से जो अहम को टेंशन पैदा होती है वो दुश्चिंता कौन सी होगी? वास्तविक। बहुत सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा इनमें। दूसरा है तंत्रिका तापी। क्या है? देखिए, न्यूरोटिक तंत्रिका तापी का मतलब क्या है? जब आपके अहम को इड द्वारा धमकी मिलती है। किसको धमकी मिलती है? ईगो को जो है, अहम को जो है वो किसके द्वारा धमकी मिलती है? इदम के द्वारा धमकी मिलती है। यानी ये डरा रहा है, तो जब अहम की निर्भरता इदम पे बन जाती है, यानी इदम के द्वारा धमकी मिलती है अहम को, चाहे ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले कि किस दुश्चिंता में अहम की निर्भरता इदम पे हो जाती है, इनमें गलत क्रियाओं के प्रति। तो ये इदम के द्वारा जो धमकी मिलती है वो तंत्र तापी है, या अहम की निर्भरता जब इदम पे हो जाती है वो दुश्चिंता क्या कहलाती है? तंत्रिका तापी। बस सिंपल वे में, अहम की निर्भरता इदम पे या इदम द्वारा अहम को धमकी, ये दुश्चिंता कौन सी है? तंत्रिका तापी। और तीसरी है नैतिक दुश्चिंता। नैतिक दुश्चिंता का मतलब दोस्तों ये है जब अहम को सुपर ईगो द्वारा धमकी मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? सुपर ईगो अहम को डरा रहा है, ठीक है ना, सुपर ईगो अहम को धमकी दे रहा है, वो दुश्चिंता कौन सी होगी? नैतिक। कि तुमने बहुत गलत किया, ऐसा हो जाएगा, भगवान पाप दे देगा, ये हो जाएगा। या ईगो की निर्भरता जब सुपर ईगो पे हो जाती है वो दुश्चिंता कौन सी है? नैतिक। समझ में आ गया? दुश्चिंता कब उत्पन्न होती है? जब अहम को खतरा उत्पन्न होता है। वास्तविक मतलब बाह्य वातावरण के प्रति, कोई भी वस्तु को देखकर डर गए। तंत्रिका तापी में इड द्वारा धमकी मिलती है, और नैतिक दुश्चिंता में सुपर ईगो द्वारा अहम को धमकी मिलती है। ये आपका दुश्चिंता का कॉन्सेप्ट है। फ्राइड का दुश्चिंता पे विचार क्या है? 3 प्रकार के प्रकार बताएं, तीनों का अर्थ समझ लीजिएगा। अंतिम बिंदु इसमें जो आप देख रहे हैं वो है अहम रक्षा प्रक्रम। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है साहब? इसको समझ लीजिए, हल्का सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अभी जस्ट 2020 में स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया है, अहम रक्षा प्रक्रम क्या है? देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म बोल दो, चाहे इसको अहम रक्षा प्रक्रम बोल दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, तो डिफेंस मैकेनिज्म, इसको व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? व्यक्तित्व का रक्षा कवच इन्होंने कहा है, ठीक है। कैसे? आपका जब
अहम जो है वो वातावरण से अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता है, तो आप क्या करते हो अचेतन स्तर पे। आप ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसको समझिएगा आप। ये दो चीज़ें में याद रखना, इसका प्रयोग कौन करता है? तो इसका प्रयोग तो करता है अहम। कौन करेगा? अहम इसका प्रयोग करेगा। याद रखना किस स्तर पे करेगा, तो स्तर जो रहेगा वो रहेगा अचेतन स्तर। कौन सा स्तर रहेगा? अचेतन स्तर पे इसका प्रयोग करता है। कौन करता है? अहम करता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम जो रक्षा युक्तियां उनका प्रयोग चेतन रूप में करते हैं, अचेतन रूप में करते हैं, अचेतन रूप में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम अचेतन रूप में करते हैं और करेगा कौन? अहम द्वारा किया जाएगा व्यक्तित्व के रक्षा कवच के रूप में। जब आप वातावरण के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाओं को जब पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो इच्छाएं आपके अचेतन मन में चली जाती हैं और अचेतन मन आपके व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और इनसे आपके व्यक्तित्व को संकट, दुश्चिंताएं पैदा होती हैं। उनका समाधान करने के लिए, उस वास्तविकताओं को विकृत करने के लिए हम किसका करते हैं? अहम रक्षा प्रक्रम। तो याद रखना अहम रक्षा प्रक्रम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रायड ने किया। किसने किया? फ्रायड ने। हाँ, इसको विकसित जो किया था अहम रक्षा प्रक्रम को, वो किया था इसकी पुत्री अन्ना फ्रायड ने। किसने किया था? अन्ना फ्रायड ने। अन्ना फ्रायड ने इसको विकसित किया, जबकि पहला प्रयोग किसने किया? फ्रायड ने किया। इसका प्रयोग किस स्तर पे किया जाता है? अहम द्वारा अचेतन स्तर पे किया जाता है। इसमें इन्होंने सबसे पहले सम्मोहन विधि का प्रयोग किया, लेकिन वो एक प्रकार से असफल रही, इसलिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद दमन का प्रयोग किया। सबसे प्रमुख जो फ्रायड ने बताई थी वो रिप्रेशन, दमन को बताया था। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, उदातीकरण, ठीक है, प्रतिक्रिया निर्माण, ये सब युक्तियां जो मैं आपको समायोजन टॉपिक का जो प्रत्यक्ष युक्तियां पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ तो केवल फ्रायड ने चर्चा की, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया मैंने, बाकी मैं समझाऊंगा डिटेल में कि एक युक्ति उदाहरण सहित, कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि साहब ये प्रश्न ऐसा आ जाए तो क्या होगा। एक एक चीज़ समझा दूंगा मैं बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल आपके जीवन से जोड़ के समझा दूंगा। यहाँ केवल आपको ये समझना है अहम रक्षा प्रक्रम डेफिनेस मैकेनिज्म किसका पार्ट है? व्यक्तित्व गतिकी का उल्लेख किसने किया? फ्रायड ने किया है। और ये व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहलाता है। इसमें क्या करते हैं अपन? अहम द्वारा अचेतन स्तर पर इन मैकेनिज्म यानी इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमारी वास्तविकताओं को विकृत किया जाता है। कि मान लीजिए आपने जिंदगी में कुछ गलत कर दिया, लेकिन यदि इनका प्रयोग कर लोगे तो वास्तविकता को विकृत कर देंगे। यार कोई बात नहीं, सबने किया, मैंने भी कर लिया। तो इसलिए व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने के लिए, व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है और अचेतन स्तर पर किया जाता है। इसकी बहुत सारी युक्तियां हैं, वो समायोजन की जो युक्तियां हैं वो उसका पार्ट है, तो मैं वहां चर्चा करूंगा। यहां केवल आपको ये समझना था। समझ में आया? तीन चीजें समझनी। व्यक्तित्व की गति की कॉन्सेप्ट किसका है? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इसमें तीन पार्ट बताए इन्होंने। मूल प्रवृत्ति वाला पार्ट, मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, ठीक है। दूसरा चिंताएं, दुश्चिंताएं, तीन प्रकार की, वास्तविक दुश्चिंता, तंत्रिकता पे दुश्चिंता और नैतिक दुश्चिंता, तीनों का मतलब क्या होता है। और तीसरा अहम रक्षा प्रक्रम क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच किसने प्रयोग किया? फ्रायड ने। किसके द्वारा? अहम द्वारा अचेतन स्तर पे किया जाता है और इसके अंतर्गत युक्तियां आएंगी, वो मैं आपको समायोजन में पढ़ाऊंगा। तो ये सिगमंड फ्रायड का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं अंतिम पार्ट मनोलैंगिक विकास कल या परसों में डाल दूंगा। याद रखना, जल्दी वीडियो बनाऊंगा, जितना भी टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा। एग्जाम्स चल रही हैं, यूनिवर्सिटी की चुनाव बीच में चल रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए कैसे भी करके समय निकालूं, मॉडल पेपर भी आपको हल करवाऊं, और भी जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। कल लाइव मिलने की अपना प्रयास रहेगा। थैंक यू।